एपिसोड 16 यानी इस ड्रामा के आखिरी एपिसोड की शुरुआत में हमें सूना की स्टोरी दिखाई जाती है। मिलिट्री के सारे यूनिट्स को बताया गया होता है कि उनके लिए प्रैक्टिस ड्रिल रखी गई है, जिसमें सारे यूनिट्स को असली मिशन जैसी सिचुएशन में डाला जाएगा और उन्हें इस सिचुएशन का सामना करना होगा, उन्हें असली जैसे फाइट करना होगा। इस ड्रिल की तैयारी करने के लिए सूना अपने यूनिट के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है जब उसे जेवॉन का कॉल आता है। जेवॉन उसे बताता है कि परसों जिस दिन हमारी प्रैक्टिस ड्रिल होने वाली है उस दिन B-24 सेक्टर में शूटिंग ड्रिल भी होने वाली है। सूना बोलती है कि इस शूटिंग ड्रिल के बारे में तो हमें बताया ही नहीं गया था, क्या ये ड्रिल अचानक से प्लान हुई है? तो जेवॉन हाँ बोल देता है। अगले दिन फिर मिलिट्री की मीटिंग होती है जिसमें कर्नल टेहॉन सबको बताता है कि कल जो प्रैक्टिस ड्रिल होने वाली है उसे सिर्फ प्रैक्टिस मत समझो, तुम ऐसा समझो जैसे कि तुम सच में नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स से लड़ रहे हो। मीटिंग खत्म होने पर सब लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, पर टेहॉन सूना को रोकता है उससे अकेले बात करने के लिए। टेहॉन सूना को बोलता है कि कल तुम्हारे यूनिट की प्रैक्टिस K-43 में होने वाली थी, लेकिन मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस को B-24 सेक्टर में शिफ्ट कर दिया है, तो कल तुम अपने यूनिट को B-24 सेक्टर में लेके जाओ। सेक्टर B-24 का नाम सुनते ही सूना एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाती, वो सिर्फ सल्यूट करके वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही होती है। जेवॉन ने उसे बताया था कि कल B-24 सेक्टर में ही शूटिंग की ड्रिल होने वाली है, इसका मतलब है वहाँ लाइव फायरिंग होगी, वहाँ असली बंदूकें, असली टैंक्स इस्तेमाल किए जाएंगे और ऑब्वियसली ऐसा इलाका प्रैक्टिस ड्रिल के लिए सेफ नहीं है, वो सही नहीं है। फिर भी टेहॉन ने सूना और उसके यूनिट को सारे सेक्टर्स छोड़ के B-24 सेक्टर में ही जाकर प्रैक्टिस ड्रिल करने के लिए क्यों बोला, ये बात सूना को चुभती है। रात के वक्त फिर सूना बाहर जाती है, जब उसे दिखता है कि टेहॉन और योंगजिन कहीं जा रहे हैं तो वो भी उनका पीछा करती है। ये दोनों सेक्टर B-24 के हाइडआउट में जाकर कुछ नए ट्रेनिंग के जैकेट्स रखते हैं और सूना जो उन पे नजर रख रही होती है वो छुपके से हाइडआउट के पास से उनकी बातें सुनती है। योंगजिन और टेहॉन बात कर रहे होते हैं कि ये जैकेट्स जनरल ओ ने भेजे हैं और ये बहुत स्पेशल जैकेट्स है, इनमें बॉम्ब लगे हैं, लेकिन इनका वजन नॉर्मल जैकेट से मिलता जुलता ही है, जिससे पहनने वाले को रियलाइज भी नहीं होगा कि उसके जैकेट में बॉम्ब लगा है। योंगजिन जैकेट्स रखने पर कहता है कि लेकिन सर, सारे 8 सोल्जर्स को मार डालना सही होगा क्या? तो टेहॉन चिल्लाता है कि तुम इतना मत सोचो, तुम अपना काम करो और यहाँ से चलो। ये बात सुनकर सूना सोच में पड़ जाती है कि उसी के यूनिट में 8 सोल्जर्स है और कल वो यहीं पे सेक्टर B-24 में ट्रेनिंग के लिए आने वाले हैं, तो क्या योंगजिन और टेहॉन उन्हीं को मारने की बात कर रहे हैं? टेहॉन और योंगजिन के वहाँ से जाने पर सूना चुपचाप से हाइडआउट में जाकर खुद जैकेट चेक करती है और उसे दिखता है कि हर एक जैकेट में सच में बॉम्ब लगा हुआ है। अगले दिन फिर सारे यूनिट्स जब अपने प्रैक्टिस ड्रिल के लिए निकलते हैं तो योंगजिन सूना के यूनिट के पास आकर बोलता है कि तुम लोग जब सेक्टर B-24 में पहुंच जाओगे तो तुम हमारे हाइडआउट में जाकर नए ट्रेनिंग के जैकेट्स पहन लेना और हमें इन्फॉर्म करना, जिसके बाद हम तुम्हारी ड्रिल शुरू कर देंगे। सूना का जो डाउट था कि योंगजिन और टेहॉन उसी के यूनिट को मार डालने की बात कर रहे थे, वो डाउट सही था, क्योंकि योंगजिन ने उन्हें स्पेसिफिकली बोला कि हाइडआउट में रखे हुए जैकेट्स पहन लो और सूना को पता है कि इन जैकेट्स में बॉम्ब लगे हुए हैं जो शायद योंगजिन और टेहॉन ही कंट्रोल कर सकते हैं और जैसे ही सोल्जर्स जैकेट्स पहन लेंगे उनका ब्लास्ट हो जाएगा। सूना अपने यूनिट की लाइफ रिस्क में नहीं डालना चाहती, इसलिए टीम सेक्टर B-24 में पहुंचने से पहले ही वो उन्हें जीप से उतरने के लिए और बेस पे वापस जाने की कमांड देती है। सूना फिर अकेले जीप ड्राइव करके जा रही होती है जब उसे योंगजिन का रेडियो कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा यूनिट सेक्टर B-24 में पहुँच गया है। सूना जवाब नहीं देती तो टेहॉन चिल्लाता है कि तुम लोग कहाँ हो, हमें तुम्हारी प्रैक्टिस ड्रिल स्टार्ट करनी है। सूना हंसकर कहती है कि प्रैक्टिस ड्रिल, मुझे पता है कि तुम लोग मुझे और मेरी टीम को मार डालना चाहते हो, मुझे तुम्हारा मकसद तो नहीं पता, लेकिन तुमने जिस तरीके से जैकेट्स में बॉम्ब लगाए हैं, जिस तरीके से तुमने सिर्फ मेरे टीम को ही सेक्टर B-24 में जाने के लिए कहा जबकि तुम्हें ऑलरेडी पता है वहाँ शूटिंग ड्रिल शुरू है, उससे क्लियर हो जाता है कि तुम कुछ प्लान कर रहे हो। पर मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ, मैं तुम्हारी इस साजिश को मिलिट्री कोर्ट तक लेके जाऊंगी और तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करूंगी। सूना फिर खुद हाइडआउट में जाकर सारे एक्सप्लोसिव जैकेट्स अपनी जीप में डाल देती है और उसे हाइडआउट में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि इस दिन पे आर्मी के 8 सोल्जर्स की मौत हो गई है और सूना हैरान होती है क्योंकि उनके मरने से पहले ही उनकी मौत की खबर प्रिंट हो चुकी है। सूना इस डॉक्यूमेंट को भी अपने पास रख लेती है और वो मिलिट्री बेस की तरफ ड्राइव करके जा रही होती है जब उसके सामने टेहॉन, योंगजिन और उनका साथ देने वाले सोल्जर्स आ जाते हैं। इन लोगों ने सूना का रास्ता ब्लॉक किया होता है और टेहॉन सूना को बोलता है कि तुम कर्नल की बात इग्नोर करके खुद डिसीजंस कैसे
पैसे ले सकती हो। तुम्हारे इस हरकत के लिए तुम पे सख्त कार्रवाई होगी और तुम्हें तुम्हारी पेंशन नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का मौका दे रहा हूँ। तुम जीप से बाहर आ जाओ और हम ऐसा कुछ हुआ था ये सब भूल जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। पर सूना टेहोन की बात इग्नोर करके जीप को दूसरी डायरेक्शन में ड्राइव करके जाती है जो नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास होता है। सूना को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, लेकिन तभी उसे दोकी की कही हुई बातें याद आती है। सूना अपने कैमरा में सारे बॉम्ब लगे हुए जैकेट्स की, डॉक्यूमेंट्स की, उसके और टेहोन के बीच हुई बातों की और उसका दोकी के लिए मैसेज रिकॉर्ड करती है और पश्चिम दिशा के पेड़ पे चढ़कर उसे एक घोंसले में छुपा देती है। सूना फिर अपने जीप में बैठती है और उसे जैकेट से बीप बीप आवाज सुनाई देती है और सूना को समझ जाता है कि अब वो मरने वाली है, पर उसे सिर्फ इसी बात की खुशी है कि उसने अपनी टीम की जान बचा ली। उसी वक्त ह्योंग जिन ट्रिगर दबाता है जिससे जैकेट्स का बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट में सूना की मौत होती है। इस ब्लास्ट को टेहोन और ह्योंगजिन दूर से देखते हैं और टेहोन ह्योंगजिन को बोलता है कि सूना की रिपोर्ट में लिखो कि वो एक गद्दार थी जो हमारे देश के सप्लाईज लेकर नॉर्थ कोरिया भागकर जा रही थी, लेकिन उसकी लैंडमाइन ब्लास्ट में मौत हो गई। यहाँ पर ये सीन कट होता है और फिर हमें पिछले एपिसोड की एंडिंग दिखाई जाती है जहाँ दोकी सूना की रिकॉर्डिंग देखकर रोते हुए कहता है कि सूना ने अपनी यूनिट की जान बचाने के लिए ये सब किया। जेवॉन बोलता है कि सूना ने अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस की, लेकिन जिन लोगों ने उसे मार डाला उन लोगों ने उसे गद्दार घोषित कर दिया, उसके नाम पे धब्बा लगाया और वो लोग अब आराम से जी रहे हैं। दोकी कहता है कि इन लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है, तो हमें भी उन्हीं की तरह बनकर उनसे लड़ना होगा और सूना को इंसाफ दिलवाना होगा और जेवॉन दोकी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर ये सीन कट होता है और फिर हमें 2 हफ्ते बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जो हमने पिछले एपिसोड में देखी थी। संगचल गोन जिनोन क्योंकू को टेहोन ह्योंगजिन और बाकी के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं, पर वहाँ पे दोकी आ जाता है। वो वाला सीन यहाँ पे कंटिन्यू होता है। टेहोन दोकी को पूछता है कि ये लोग कौन है, तो दोकी कहता है कि ये सब मेरे साथ ईगल का सर्वे करने वाले हैं। ह्योंगजिन पूछता है कि अगर ये लोग सर्वे करने आए हैं तो इस बुढ़े आदमी ने मुझे ऐसा क्यों बोला कि वो एक जनरल है, तो संगचल कहता है कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, तुमने ही गलत सुना होगा। ह्योंगजिन इरिटेट होकर कहता है कि फिर इस जिनोन का क्या जो गलत तरीके से मिलिट्री में आ गया और तुम उसे बेटा बोल रहे थे, तो जिनोन कहता है कि असल में मैं आर्मी में ही एक सीक्रेट एजेंट हूँ और मेरा बॉस संगचल है, वो मेरे पापा की तरह ही है, इसीलिए वो मुझे बेटा बोलता है। क्योंकू भी बीच में बोल देता है कि मैं और गोन भी इनका साथ देने यहाँ आए थे, तो टेहोन दोकी पे चिल्लाता है कि ठीक है मैं मान लेता हूँ कि ये लोग तुम्हारा साथ देने के लिए आए हैं, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम रिकॉर्ड्स क्यों चेक कर रहे थे। दोकी जवाब देता है कि ये एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता और टेहोन गुस्से में चिल्लाता है कि क्या तुम मुझे पागल समझते हो। उतने में टेहोन को एक कॉल आता है और ये कॉल किया होता है स्पेशल फोर्सेस के जनरल ने जिसका नाम है सांगुन, और सांगुन टेहोन को कहता है कि मेरे लोग बेस में पहुंच गए हैं तो उनका अच्छे से ध्यान रखो। असल में पिछले एपिसोड में दोकी जिस आर्मी के बड़े आदमी से मिला था वो और कोई नहीं यही जनरल सांगुन था और जनरल सांगुन दोकी का साथ दे रहा है। इतने बड़े जनरल का फोन आने पर टेहोन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो दोकी, जेवॉन और बदला लेने वाली टीम को छोड़ देता है और ये सब फिर दोकी के कमरे में जाकर सूना की रिकॉर्ड की हुई वीडियोस देखते हैं। सूना की स्टोरी जानकर ये सब इमोशनल होते हैं और कहते हैं कि हम सूना को इंसाफ जरूर दिलवाएंगे। संगचल बोलता है कि ह्योंगजिन और टेहोन के साथ कोई और दूसरा भी है जो उन्हें सपोर्ट दे रहा है, तो दोकी कहता है हाँ मुझे एक जनरल पे डाउट है, लेकिन हमें उसके लिए सबूत ढूंढना होगा। बदला लेने वाली टीम मिशन एक्सेप्ट करते हैं और क्योंकू कहता है कि इस बार हम दोकी की केस ले रहे हैं तो उसे डिलक्स टैक्सी के पैसे भरने होंगे, और संगचल भी मजाक करते हुए कहता है कि हाँ इस बार दोकी की सैलरी कट हो जाएगी। जेवॉन को इनकी कोई भी बात समझ में तो नहीं आती, लेकिन वो भी मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ जिस जनरल की बात दोकी कर रहा था, जो जनरल ह्योंगजिन और टेहोन को सपोर्ट कर रहा है, उस जनरल का नाम है ओ, और ओ किसी शमन के पास आया होता है। शमन आत्माओं से कांटेक्ट करके कुछ मंत्र तंत्र करके ओ को एक डेट लिख कर देती है और ओ इस डेट को देखकर बोलता है कि अरे अब ज्यादा टाइम बाकी नहीं है हमारे काम को। उतने में जनरल ओ को टेहोन का कॉल आता है और टेहोन बताता है कि सर वो जो ईगल के सर्वे के लिए यहाँ आए हैं वो सब लोग अजीब है, पर मुझे पता चला है कि दोकी पहले सूना का कैप्टन हुआ करता था और शायद इसीलिए वो बेस में वापस आ गया है क्योंकि वो सच जानना चाहता है। ओ उसे बोलता है कि देखो हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, इस बार काम ठीक से होना चाहिए, तो तुम उन सब को जड़ से उखाड़ कर फेंक दो।
यहाँ बदला लेने वाली टीम का मिशन शुरू होने पर क्योंकू और जिनॉन मिलिट्री की इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं, ये कहकर कि वायर पे नेस्ट है जिसका उन्हें सर्वे करना है। और उतने वक्त में गोन मिलिट्री के कंप्यूटर्स को हैक करके उनका सारा डेटा ट्रांसफर कर लेती है। गोन फिर ये डेटा सबको दिखाती है और जेवॉन हैरान होकर पूछता है कि ये क्लासिफाइड डेटा तुम्हें कैसे मिला। गोन कहती है कि ये सारी बातें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि कुछ दिनों में टेहॉन फिर से किसी यूनिट को प्रैक्टिस ड्रिल के लिए सेक्टर B24 में भेजने वाला है। दोकी कहता है कि शायद जो काम सूना के यूनिट के साथ टेहॉन नहीं कर पाया वो काम वो फिर से एक बार करना चाहता है। और दोकी जेवॉन को बोलता है कि तुम अपने यूनिट में वापस चले जाओ और मेरा एक काम करो। दोकी फिर गोन को सूना का कैमरा देकर कहता है कि तुम भी अब काम पे जाओ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोन सूना का कैमरा लेकर मिलिट्री बेस से ड्राइव करके बाहर जा रही होती है जब उस पे कोई अटैक करता है। बदला लेने वाली टीम को ऑलरेडी पता था कि कोई ना कोई उन पे अटैक जरूर करेगा, इसलिए दोकी भी गोन के जीप में छुपकर बैठा था और वो जीप से बाहर आता है इस अटैकर को मारने के लिए। लेकिन उसी वक्त एक दूसरा अटैकर गोन की बैग से सूना का कैमरा निकालता है और कैमरा लेकर वो एक कार के पास जाता है। अटैकर कार में बैठे हुए आदमी को ये कैमरा दे देता है और इस आदमी को देखते ही दोकी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये और कोई नहीं जनरल ओ है जिसपे दोकी को पहले से शक था। यहाँ पर ये सीन कट होता है और फिर हमें पुराने टाइम की स्टोरी दिखाई जाती है जब दोकी मिलिट्री में कैप्टन हुआ करता था। उस वक्त जनरल ओ ने दोकी को कहा था कि तुम्हारी टीम बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, इसलिए उन्हें एक स्पेशल मिशन पे मैं भेजना चाहता हूँ। ओ दोकी को एक फाइल देता है और इस फाइल में लिखा होता है कि नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास एक बहुत बड़ा टारगेट है जिसे खत्म करना है। दोकी मिशन को पढ़कर कहता है कि प्लान तो सही है लेकिन इसमें वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। मिशन बहुत देर तक चलेगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा और सोल्जर्स बॉर्डर के अंदर ही फंस जाएंगे जहाँ उनका मरना तय है। जनरल ओ बोलता है कि अगर वो मर भी गए तो क्या ही हो जाएगा, तुम अपने यूनिट के मेंबर्स को भेज दो, तुम खुद मत जाओ। देखो, सुअर को मोटा बनाने के लिए बार बार खिलाया जाता है ताकि एक दिन उसे काट दिया जाए। वैसे ही तुम जिन लोगों को ट्रेन कर रहे हो वो भी सुअर ही है। तुम उनकी ट्रेनिंग करवाते हो, तुम उनकी प्रैक्टिस लेते हो ताकि एक दिन वो लड़ते हुए मर जाए। अगर वो देशभक्ति के नाम पे मर भी जाएंगे तो इससे उनको फायदा होगा, तुम्हें फायदा होगा और हमारे पूरी आर्मी को भी फायदा होगा, इसलिए तुम उनकी जान की फिक्र मत करो। अगर तुमने ये मिशन ठीक तरीके से किया तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रमोशन दूंगा। और जनरल ओ दोकी को मिशन का ऑर्डर देकर भेज देता है। दोकी को इस प्लान से, इस मिशन से बहुत खराब फीलिंग आती है क्योंकि एक तरीके से सोल्जर्स को जानबूझकर मौत की तरफ ढकेला जा रहा है। दोकी अपने यूनिट की लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता था, इसलिए वो जेवॉन और सूना को बोलता है कि देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से तुम सब लोग लीव पे चले जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम मिलिट्री बेस पे वापस मत आना। यहाँ पे ये सीन कट होता है और हम फिर से अभी के टाइम में आते हैं जहाँ दो की बदला लेने वाली टीम को बताता है कि इस सब के पीछे जनरल ओ का ही हाथ है। ओ ने पहले दोकी के यूनिट को खत्म करने की कोशिश की, उसके बाद उसने सूना के यूनिट को खत्म करने की कोशिश की और अब जनरल ओ ही ह्योंगजिन और टेहॉन को भी कंट्रोल कर रहा है। अजीब बात तो ये है कि अब ओ आर्मी में भी नहीं है क्योंकि उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में निकाल दिया गया था। क्योंकू हैरान होकर पूछता है कि अगर ओ को आर्मी से निकाल दिया गया था तो उसके जैसा मामूली इंसान इतना सब कंट्रोल कैसे कर रहा है। दोकी समझाता है कि जनरल ओ ने आर्मी के अंदर बैठे लोगों को लालच दिखाया और अब सब उसके इशारों पे चल रहा है। यहाँ जनरल ओ का प्लान हमें बताया जाता है। ओ किसी न किसी यूनिट के सोल्जर्स को जानबूझकर मारना चाहता है और इसका इल्जाम वो नॉर्थ कोरिया पे लगाना चाहता है जिससे देश में खलबली मच जाएगी। ओ इस सिचुएशन का फायदा उठाकर देश में इमरजेंसी लगा सकता है जिससे आर्मी देश को कंट्रोल कर पाएगी। ओ ने ऑलरेडी आर्मी के कई ऑफिसर्स को पावर का लालच दिखाया होता है जिस वजह से वो भी उसका साथ दे रहे होते हैं। ओ ने पहले दोकी के यूनिट को मार डालने की कोशिश की, उसके बाद उसने सूना के साथ ये ट्राई किया और अब वो एक नए यूनिट को सेक्टर B24 में भेजकर उन्हें शहीद बनाने की साजिश रचता है। ओ को गारंटी होती है कि इस बार सोल्जर्स मरेंगे ही, इसलिए वो पहले से इमोशनल लेटर्स तैयार करके रखता है जिससे वो बाद में देश के लोगों को मैनिपुलेट करके इमरजेंसी लगा सके। बाद में ओ टेहॉन से और बाकी मिलिट्री के ऑफिसर्स से मिलता है और उन्हें कुछ नोट्स देता है उनके मिशन के बारे में। ओ टेहॉन को कहता है कि इस बार तुमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इस बार सब सोल्जर्स मर जाने चाहिए जिससे हमारा फायदा हो। इस बीच गोन वेट्रेस बनकर एंट्री मारती है और होशियारी से वो जनरल के नोट्स पे पानी डाल देती है और टेबल साफ करने के बहाने से वो गीले नोट्स अपने पास रख लेती है। मीटिंग होने के बाद ओ अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है और ओ की गाड़ी में सूना का कैमरा होता है, लेकिन ओ
को पता नहीं होता कि ये कैमरा ऑन है और बदला लेने वाली टीम इस कैमरा से ही उसकी हर एक मूवमेंट ट्रैक कर पा रहे हैं। वो फिर जनरल सांगुन को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया था मेरे साथ काम करने का, लेकिन मौका तो छोड़ो, तुमने मेरे पीछे उन ईगल सर्वे के लोगों को लगा दिया। अब देखो, जिस तरीके से हमारे देश में कोई रेयर ईगल नहीं है, उसी तरीके से तुमने जिन लोगों को मुझ पे नजर रखने के लिए भेजा है वो भी अब ज्यादा देर नहीं रहेंगे। वो फोन कट कर देता है और अपनी डायरी में लिखता है कि इमरजेंसी लगाने के बाद वो किन किन लोगों को अरेस्ट करेगा। और बदला लेने वाली टीम जो ये सब कैमरा से देख रहे होते हैं वो समझ जाते हैं कि जनरल ओ उन्हें खत्म करना चाहता है और उनके नाम से जनरल ओ ने ऑलरेडी अरेस्ट वारंट्स भी निकाले हैं। जिनॉन परेशान होकर कहता है कि ये पूरी सिचुएशन मेरे समझ से बाहर है, ये क्या पागलपन है। जनरल ओ हमारे देश के ही सोल्जर्स को मार डालना चाहता है, फिर नॉर्थ कोरिया पे इल्जाम लगाना चाहता है, जिसके बाद वो देश में इमरजेंसी इम्पोज करेगा और देश में जंग जैसा माहौल बन जाएगा। गोन ने जो ओ की नोट ली थी उसमें लिखा होता है कि आज रात 10 बजे प्लान शुरू होगा। तो दोकी सबको कहता है कि अगर वो लोग जंग करेंगे तो हम भी हमारी जंग शुरू कर देंगे। यहाँ पर ये सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि रात को प्रैक्टिस ड्रिल शुरू होने से पहले टेहॉन सोल्जर्स का खून खौलाता है कि ये सिर्फ ड्रिल नहीं है, असली लड़ाई की तरह ही तुम्हें आज लड़ना है। और योंगजिन फिर से एक बार एक यूनिट के पास जाकर कहता है कि तुम लोग सेक्टर B24 पहुँचने के बाद हाइडआउट में रखे हुए जैकेट्स पहन लो और जैकेट्स पहनने के बाद मुझे इन्फॉर्म करो, जिसके बाद तुम्हारी ड्रिल शुरू हो जाएगी। जो तरीका उन्होंने सूना के यूनिट के साथ इस्तेमाल किया था वही तरीका वो फिर से एक बार एक दूसरे यूनिट के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि हाइडआउट में रखे हुए जैकेट्स के अंदर बॉम्ब लगे हैं। इन सोल्जर्स को इस बारे में जरा भी आइडिया नहीं होता है, इसलिए वो सब अपने अपने ड्रिल पे चले जाते हैं। और यहाँ कंट्रोल रूम में जनरल ओ, टेहॉन और बाकी के बड़े सोल्जर्स बैठे होते हैं और वो सब 10 बजने का इंतजार कर रहे होते हैं। जिस यूनिट को सेक्टर B24 में जाकर प्रैक्टिस ड्रिल करने के लिए कहा गया था, वो सोल्जर्स हाइडआउट में जाते हैं, अपने जैकेट्स पहनते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि हमने जैकेट्स पहन ली है, हमें आगे क्या करना है उसकी कमांड दो। जनरल ओ योंगजिन को कहता है कि उनके सवाल का जवाब मत दो, क्योंकि वो एनीवेज अब मरने ही वाले हैं। इसी सेक्टर B24 में फायरिंग ड्रिल भी शुरू होने वाली होती है और उन्हें कमांड दी जाती है कि एग्जैक्टली 10 बजने पर तुम बॉम्ब फेंकना और शूट करना स्टार्ट करो। 10 बजने को 1 मिनट बाकी होता है और जनरल ओ इमोशनल और फेकू स्पीच देता है कि तुम सब ने मुझे नए देश को बनाने के लिए मदद की, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। काउंटडाउन शुरू होता है और रात के एग्जैक्टली 10 बज जाते हैं, जिससे सब लोग अलर्ट होते हैं, लेकिन हर जगह सन्नाटा होता है। कोई फायरिंग की आवाज नहीं आती, कोई ब्लास्ट नहीं होता और जनरल ओ चिल्लाता है कि ये सब क्या हो रहा है। फायरिंग यूनिट्स जवाब देते हैं कि सर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आम लोग यानी सिविलियंस आ गए हैं तो हम उन पे गोली नहीं चला सकते। सारे ऑफिसर्स हैरान हो जाते हैं कि सेक्टर B24 में आम लोग कहाँ से आ गए। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये सब बदला लेने वाली टीम का काम होता है। सीजन 3 में बदला लेने वाली टीम ने जितने भी लोगों को मदद की होती है वो सारे लोग यहाँ पे आ गए होते हैं और जब सोल्जर्स ने देखा कि वहाँ आम लोग आए हैं तो उन्होंने फायरिंग करने से ही मना कर दिया और वो पीछे हट गए। यहाँ जनरल ओ कंट्रोल रूम में पागल हो रहा होता है और वो चिल्लाता है कि चाहे आज जो कुछ भी हो जाए मैं तो इन लोगों को मार कर ही रहूंगा। और बाकी के सोल्जर्स जनरल ओ को समझाते हैं कि नहीं सर, ऐसा करना बहुत गलत होगा, सिविलियंस को अगर हमने मार दिया तो आगे जाकर हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। पर ओ उनकी बात नहीं मानता और कंट्रोल रूम में लगे हुए बटन को दबा देता है इस होप से कि टैंक से बॉम्ब बाहर निकलेगा और ये सब लोग मर जाएंगे। लेकिन टैंक से निकलते हैं पटाखे और इन फायरवर्क्स को देख के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। इस बीच एलिमेंट सबके सामने परफॉर्म करती है और ओ बटन दबाते ही जा रहा होता है और हर बार पटाखे ही फूटते हैं, जिससे एक शानदार फायरवर्क शो बन जाता है। उतने में वहाँ सांगुन जनरल आ जाता है और दोखी और बदला लेने वाली टीम को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, पर क्या तुम्हें पता है टैंक्स के बॉम्ब निकालने के लिए और उसमें पटाखे डालने के लिए जेवॉन को बहुत मेहनत करनी पड़ी। दोकी हंसकर कहता है कि हमें नहीं पता था कि ओक कितनी बार बटन प्रेस करेगा, इसलिए हमने बहुत सारे पटाखे लाए और अब हमारा यहाँ का काम हो चुका है तो हमें दूसरे काम के लिए जाना होगा। और बदला लेने वाली टीम वहाँ से निकलते हैं। यहाँ ओ ने गुस्से में कंट्रोल रूम से सारे ऑफिसर्स को बाहर निकाल दिया होता है और ऑफिसर्स आपस में बात करते हैं कि जनरल ओ का दिमाग खराब हो गया है, अगर इसके वजह से आज सिविलियंस की मौत हो गई तो हमारा करियर खराब हो जाएगा, हमें इसका साथ देना ही नहीं चाहिए था। योंगजिन, टेहॉन और बाकी के ऑफिसर्स आगे चल के जा ही रहे होते हैं जब जेवॉन और मिलिट्री पुलिस वहाँ आ जाते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ दोकी और संगजल दोकी की टैक्सी में बैठे होते हैं और
गोन, जिनोन और क्योंकू वैन में बैठे होते हैं और जनरल ओ, जिसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, वो गुस्से में ड्राइव करके सेक्टर B24 में आ जाता है, जहाँ उसे दोकी की टैक्सी और वैन दिखते हैं। ओ स्पीड से जीप चलाकर वैन को मारता है, जिससे वैन फ्लिप हो जाती है और इस बीच ओ को खुद चोट लगती है। दोकी अपनी टैक्सी रोकता है और फिर दोकी और संगचल जिनोन, क्योंकू और गोन को पलटी हुई वैन से बाहर निकालते हैं और इन तीनों को भी बहुत चोट लगी होती है। ओ इन सबको गन दिखाकर चिल्लाता है कि तुम हरामियों को क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों मेरे काम के बीच में टांग अड़ा रहे हो। और ओ गुस्से में शूट करने लगता है और इसमें से एक गोली गोन को लग जाती है। ओ चिल्लाता है कि ये ऑपरेशन हमारे देश को बचाने के लिए था, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया और अब तुम्हारी हार होगी। और ओ दोकी को शूट करता है। दोकी को गोली लगने के बावजूद वो आगे बढ़ता है और ओ उसे एक और बार शूट करता है और इस बार ये गोली दोकी के पेट में लगती है। ओ दोकी को वार्न करता है कि तुम अगर एक और कदम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, पर दोकी कहता है कि तुम जैसों से हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। और दोकी अपनी पूरी ताकत लगाकर उठता है और वो ओ को जबरदस्ती अपने साथ खींचते हुए खाई के किनारे तक ले जाता है, जिस बीच ओ उसे 2-3 बार और शूट कर देता है, पर दोकी पूरे फोर्स से ओ को खाई से धक्का मार देता है और खुद भी खाई से नीचे पानी में गिर जाता है। यहाँ पर ये सीन कट होता है और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बदला लेने वाली टीम खुशी खुशी डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर वो ये बदला लेने का काम नहीं कर रहे होते फिर भी डेस्टिनी उनकी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मुलाकात करवाती। वो अनजान क्यों ना हो, वो शायद किसी ट्रिप पे मिलते या किसी रेस्टोरेंट में, या फिर वो एक दूसरे से रास्ते पे टकराते, लेकिन वो जरूर मिलते। ये पल याद आने पर गोन रोने लगती है, क्योंकि दोकी और ओ के फाइट के बाद से दोकी वापस नहीं आया होता है। जिनोन, क्योंकू और संगचल भी बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि टैक्सी कंपनी दोकी के बिना अजीब लगती है। यहाँ पर ये सीन कट होता है और फिर हमें दिखाई जाती है बोक्सुन। सीजन 1 और सीजन 2 में हमने जिस बोगजा को देखा था, तो ये बोक्सुन बोगजा की ही जुड़वा बहन होती है और वो अपने असिस्टेंट पे चिल्लाती है कि उस बोगजा को खत्म करने के लिए जल्दी से किसी गुंडे को ढूंढो, और असिस्टेंट को कोई गुंडा मिल जाता है। बोक्सुन और उसके असिस्टेंट इस गुंडे को मिलने जाते हैं और इस लोकेशन पे बहुत सारा पॉटरी का सामान होता है। असिस्टेंट अंदर जाती है और उसे दिखता है कि ये गुंडा किसी की बॉडी को भट्टी में जला रहा होता है और वो उसे कहती है कि मुझे आप जैसे ही इंसान की जरूरत है। ये आदमी पलट कर देखता है और ये और कोई नहीं दोकी होता है। बोक्सुन, जो अपने असिस्टेंट के लिए वेट करते हुए इरिटेट हो चुकी होती है, वो खुद भी यहाँ आ जाती है और जिस तरह से बोगजा दोकी पे फिदा हुई थी, उसी तरीके से बोक्सुन भी दोकी पे फिदा होती है और उससे फ्लर्ट करते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए आ जाओ। इस पॉटरी के दुकान में जिनोन और क्योंकू भी बैठे होते हैं और गोन दोकी को कहती है कि ड्रिंक करना बहुत रिस्की होगा, और संगचल बोक्सुन और उसके असिस्टेंट की केस के डिटेल्स पे काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमें बताया तो नहीं जाता, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं कि दोकी ओ वाले हादसे में बच गया और बदला लेने वाली टीम फिर से अपने मिशन पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे एपिसोड 16 और सीजन 3 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।